जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA की सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप 50 कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के AGTA एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाने में कौन सा कारक सहायक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन को आप समझेंगे नहीं तो बहुत सारे बच्चे जो कि इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। जैसे यहाँ बात कर रहा है कि मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाने में कौन सा कारक सहायक होता है। मृदा की जल धारण क्षमता के बारे में नहीं पूछा है, वो पूछा है कि मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाने में कौन सा कारक सहायक होता है। तो याद रखिएगा, जैविक पदार्थ। जो जैविक पदार्थ होता है मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। और यदि क्वेश्चन ये पूछता किस प्रकार की मृदा में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे अधिक पाई जाती है, तब हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाता, चिकनी मिट्टी। तो दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस अक्सर एग्जामों में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने वाला एक तरीका क्या है। बात करें साथियों क्रॉस पॉलिनेशन की, कि क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने वाला एक तरीका क्या है। तो याद रखिएगा, हेटेरो स्टाइली। क्या होता है? हेटेरो स्टाइली हो जाता है क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने वाला एक तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका और जपोनिका चावल के बीच मुख्य अंतर क्या है। तो साथियों बात करें इंडिका और जपोनिका, ये दोनों जो भी चावल की एक प्रजाति हैं, लेकिन बात कर रहा है कि इंडिका और जपोनिका चावल के बीच मुख्य अंतर क्या होता है। तो याद रखिएगा, दानों के आकार का अंतर होता है। क्या अंतर होता है? उन दोनों में दानों के आकार का अंतर होता है। बात करें इंडिका किस्म के चावल लंबे और पतले दाने के होते हैं, जबकि जपोनिका किस्म के दाने छोटे और गोल होते हैं। तो यही डिफरेंस होता है और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। शायद आपके टी एग्ज़ाम में सिर्फ यही पूछा सकता है, इंडिका और जपोनिका किस फसल की मुख्य किस्में हैं। तो याद रखिएगा, ये चावल की किस्में हैं, इंडिका और जपोनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल पर न्यूट्रल पीएच होता है। साथियों इस क्वेश्चन के बारे में हमने कल ही पूरी डिटेल में बात किया हुआ था, पीएच स्केल के बारे में। तो पीएच स्केल जो कि 0 से लेकर के 14 तक होता है, जिसमें 7 पीएच पर जो कि अम्लीयता न्यूट्रल होती है और 7 पीएच से कम जो कि अम्लीय प्रकार की जो कि मृदा होती है और 7 पीएच से अधिक क्षारीय प्रकार की मृदा हो जाती है। तो बात करें इस क्वेश्चन की, पीएच स्केल पर न्यूट्रल पीएच कितना होता है। तो याद रखिएगा 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रकाश संश्लेषण की प्राथमिक क्रिया नहीं है। साथियों इनमें से आपको बताना है कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण की प्राथमिक क्रिया नहीं है। तो याद रखिएगा, प्रकाश का अवशोषण बिल्कुल प्राथमिक क्रिया है, जल का विघटन भी होता है, ग्लूकोज का निर्माण भी होता है। लेकिन बात करें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की, तो याद रखिएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्राथमिक क्रिया नहीं है। बाकी बात करें साथियों, क्वेश्चन एग्जाम में पूछाता है प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या होता है। तो याद रखिएगा ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज हो जाता है। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कई बार के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे में C4 चक्र पाया जाता है। साथियों आप सभी के यूपीटी एग्ज़ाम में क्लियर कट जो कि सिलेबस में मेंशन किया गया है फसलों का वर्गीकरण, जिसमें से यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है कि इनमें से C3 या इनमें से C4 प्लांट कौन है। और तीसरा होता है कैम प्लांट। तो इन तीनों को याद रखिएगा, तीनों में से एक क्वेश्चन शायद आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें बात कर रहा है किस पौधे में C4 चक्र पाया जाता है। तो याद रखिएगा मक्का में जो कि C4 चक्र पाया जाता है। बाकी बात करें गेहूँ, धान और कपास,
इन तीनों में C3 चक्र पाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम विधि क्या है। बात कर रहा है सॉइल फर्टिलिटी की, कि सॉइल फर्टिलिटी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए जो है कि सर्वोत्तम विधि क्या है। तो याद रखिएगा, फसल चक्र अपनाना। फसल चक्र अपनाना जो कि मृदा की उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रखने का सर्वोत्तम विधि है। बात करें जो कि अधिक उर्वरक जो कि असंतुलन पैदा करता है, याद रखिएगा। बार बार जुताई करने से मृदा की जो संरचना होती है वो बिगड़ जाती है। बात करें अधिक जल देना, अधिक जल भराव से जो कि लवणता बढ़ सकती है, मृदा लवणता बढ़ सकती है। तो इन चारों के बारे में डिटेल में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिड किस्मों का प्रमुख लाभ क्या है। बात करें साथियों, जो हाइब्रिड वैरायटी होती हैं उनका प्रमुख लाभ क्या होता है। तो याद रखिएगा, जो हाइब्रिड वैरायटीज़ होती हैं वो अधिक उपज देती हैं। जो भी किसान होता है वो अपने खेतों में हाइब्रिड सीड का प्रयोग करता है। क्यों करता है? अधिक उपज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह गैसों में कौन प्रमुख भूमिका निभाता है। बात करें हरित गृह गैसों में कौन प्रमुख भूमिका निभाता है। तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सबसे अधिक भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की संरचना का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है। मोस्ट एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है सॉइल साइंस का, कि मृदा की संरचना का निर्धारण जो कि किसके आधार पर किया जाता है। तो याद रखिएगा, कणों के आकार के आधार पर। कणों के आकार के आधार पर जो कि मृदा की संरचना का निर्धारण किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिश्यू कल्चर विधि का प्रमुख उपयोग क्या है। बात करें टिश्यू कल्चर विधि की, कि टिश्यू कल्चर विधि का प्रमुख उपयोग क्या होता है। तो याद रखिएगा, कुनोलन गुणों वाली पौध तैयार करना। टिश्यू कल्चर विधि से क्या होता है, कुनोलन गुणों वाली पौधे को तैयार करना प्रमुख उपयोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों में हरियाली किस तत्व की कमी से घटता है। बात कर रहा है कमी की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि पत्तियों में हरियाली किस तत्व की कमी से घटता है। तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम की कमी से घटता है। किसकी कमी से? मैग्नीशियम की कमी से घटता है। बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम जो कि कोशिका भित्ति के लिए आवश्यक होता है, किसके लिए? सेल के लिए आवश्यक होता है। बात करें फास्फोरस की, तो ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का स्थानांतरण कौन करता है। तो याद रखिएगा, फास्फोरस करता है। अगर गंधक की बात करें तो अमीनो अम्लों में पाता है, अमीनो एसिड में पाया जाता है। कौन सा? जो है कि गंधक। तो याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी फसलों की बुआई का उपयुक्त समय क्या है। बात करें रबी फसलों की बुआई के उपयुक्त सीजन की, तो याद रखिएगा, अक्टूबर नवंबर में जो कि रबी सीजन की बुआई की जाती है। जबकि जून जुलाई की बात करें तो खरीफ सीजन की सोइंग कब करते हैं, तो जून जुलाई में करते हैं। और रबी सीजन की सोइंग कब करते हैं, तो अक्टूबर से नवंबर में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंडर गेहूं की उपज क्षमता अधिक होने का मुख्य कारण क्या है। बात करें वंडर वीट की, कि वंडर वीट की उपज क्षमता अधिक होने का मुख्य कारण क्या होता है। तो याद रखिएगा, बौना कद और अधिक कल्ले। बौना कद और अधिक कल्ले जो कि वंडर गेहूं की उपज क्षमता अधिक होने का मुख्य कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल में स्मट रोग प्रमुख है। इनमें से किस फसल में जो कि स्मट रोग प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो याद रखिएगा, मक्का में स्मट रोग जो कि प्रमुख रूप से पाया जाता है। बाकी गन्ने की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज़ हो जाती है, जो कि बार बार एग्जामों में पूछी जाती है, रेड रॉट।
रेड रॉट इन शुगर केन। बात करें जौ में तो याद रखिएगा स्ट्राइप्ड रस्ट रोग हो जाता है जौ में, जबकि गेहूं में बात करें तो जी गेहूं में जो कि कंडुआ रोग लग जाता है। तो इन सभी किस्मों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IR64 किस फसल की किस्म है? तो याद रखिएगा IR64 की यदि बात करेगा तो यह धान की किस्म हो जाती है। किसकी किस्म? धान की किस्म हो जाती है, जो कि कहाँ से विकसित है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस के द्वारा विकसित की गई है, जिसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले जीवाणु कौन से हैं? बात करें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा एजोटोबैक्टर हो जाते हैं। कौन से होते हैं? एजोटोबैक्टर हो जाते हैं। बात करें साथियों तो फिर पेनिसिलियम क्या है? यह एक एंटीबायोटिक बनाने वाला कवक हो जाता है। बात करें फाइटोप्थोरा की, यह एक रोगजनक की फफूंदी है। बाकी बात करें पाइथियम की, यह जो कि डैम्पिंग ऑफ रोग फैलाता है। कौन? जो कि पाइथियम। अक्सर पपीते में जो डैम्पिंग ऑफ रोग लगता है पाइथियम अफेनिडर्मिटम के कारण होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कौन सा पौधा C3 पद से प्रकाश संश्लेषण करता है? इनमें से कौन सा एक ऐसा पौधा है जो C3 प्लांट की तरह से प्रकाश संश्लेषण करता है? तो आप सभी लोग को पिछले क्वेश्चन बनाया था जो मक्का है वह जो कि C4 प्लांट के अंतर्गत आता है, बाजरा है ये भी C4 प्लांट के अंतर्गत आता है, और गन्ना भी है ये भी C4 प्लांट के अंतर्गत आता है। लेकिन गेहूं जो कि C3 प्लांट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? C3 प्लांट के अंतर्गत। तो इन सभी को आप याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक जल उपयोग दक्षता किस फसल में पाई जाती है? साथियों बात किया हुआ है कि सबसे अधिक जो कि जल उपयोग दक्षता किस प्रकार की फसल में पाई जाती है? तो याद रखिएगा गेहूं पाई जाती है, क्योंकि बात कर रहा है जल उपयोग दक्षता की, न कि सबसे अधिक सिंचाई पाने वाले की। तो याद रखिएगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोयाबीन किस प्रकार की फसल है? बात करें सोयाबीन की, इस सोयाबीन किस प्रकार की एक फसल हो जाती है? तो याद रखिएगा सोयाबीन जो कि दलहनी फसल भी होती है, तिलहनी फसल भी होती है और नकदी फसल भी होती है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि सोयाबीन जो कि दलहनी, तिलहनी और नकदी यह तीनों फसल हो सकती है। क्योंकि बात करें दलहनी की तो आप सभी लोगों को पता होगा सोयाबीन में जो कि 42% इसमें प्रोटीन पाई जाती है। इसमें तेल की बात करें तो तेल की मात्रा में ही सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए यह तिलहनी फसल के रूप में जानी जाती है। बात करें यह निर्यात होती है, इसलिए यह नकदी फसल के रूप में भी जानी जाती है। सोयाबीन का निर्यात सबसे अधिक होता है, इसलिए यह नकदी फसल के रूप में भी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लास्ट रोग किस फसल में होता है? तो आई होप इसका आंसर आप सभी लोगों को पता होगा, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये सब आप लोगों के लिए होमवर्क रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बीज को सर्टिफाइड बीज बनाने में कितने चरण होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीड टेक्नोलॉजी से, जो कि एक सीड को सर्टिफाइड सीड यदि बनाना है तो कितने चरण होते हैं? याद रखिएगा 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NPK में फास्फोरस का कार्य क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास में फास्फोरस का क्या कार्य होता है? तो याद रखिएगा जड़ विकास का कार्य होता है। किसका कार्य होता है? जड़ विकास का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? इनमें से आपको बताना है कि सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है। तो याद रखिएगा जिंक। जिंक जो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट हो जाता है। बाकी बात करें नाइट्रोजन,
पोटास और फास्फोरस, ये तीनों जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? बात करें पौधों में जो जल का स्थानांतरण होता है वो कौन करता है? तो कल भी हमने इस क्वेश्चन के बारे में बताया था कि जाइलम जो होती है जल का परिवहन करती है, फ्लोएम जो कि खनिज लवणों का अवशोषण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस्ट रोग का कारण क्या है? बात करें रस्ट रोग का कि रस्ट रोग का कारण क्या होता है, तो याद रखिएगा कवक हो जाता है। रस्ट रोग का कारण क्या होता है? कवक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पौधा प्रकाशन क्रिया के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? बात कर रहा है फोटोपीरियोडिज्म के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील कौन सा होता है? तो याद रखिएगा सोयाबीन। सोयाबीन जो होता है फोटोपीरियोडिज्म के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील क्रॉप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस किसके लिए प्रसिद्ध है? बात करें साथियों गोल्डन राइस की किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा बीटा कैरोटीन के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसमें विटामिन ए का सबसे समृद्ध स्रोत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला कपास रोग का कारण क्या है? बात करें काला कपास रोग की, उसका कारण क्या हो जाता है? तो याद रखिएगा फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम जो होता है काला कपास रोग का कारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में हार्मोन जिब्रेलिन का प्रमुख कार्य क्या है? बात करें कि पौधों में जो जिब्रेलिन हार्मोन होती है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो याद रखिएगा वृद्धि को बढ़ाना इनका मुख्य कार्य होता है। बात करें अंकुरण रोकने का काम करता है तो ABA यानी कि एब्सिक एसिड हो जाती है। वृद्धि को धीमा करना जो कि कोई भी हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। बाकी बात करें जड़ बनाना तो ऑक्सिन हार्मोन जो कि जड़ निर्माण में सहायक होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। तो साथियों ये आप सभी के एजीटीक सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉप 50 कृषि विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के UPT एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।